जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर हाजिर हम आप साथ एक नए और बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर। यानी फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में बात करेंगे वसीयत किसे कहते हैं, वसीयत कैसे कराई जाती है। बहुत सारे लोगों का ये प्रश्न आता है और बहुत सारे लोगों ने ये कमेंट के भी किया था कि सर इस पर वीडियो बनाइए। तो आज इस वीडियो में आपको बताएंगे कि वसीयत कैसे तैयार की जाती है और इसके कितने जो कि आपके मन में प्रश्न उठते हैं बहुत सारे कि वसीयत क्या होती है, वसीयत कौन कर सकता है, वसीयत कितने प्रकार की होती है, वसीयत कैसे लिखी जाती है। तो अमूमन 7 प्रकार के प्रश्न आपके मन में उठते हैं। ठीक है, तो आज इस वीडियो में पूरे डिटेल के साथ आपको बताने वाले हैं कि वसीयत कैसे तैयार कराई जाती है, वसीयत कब तक वैध रहती है, सारा कुछ आज इस वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर मन में कोई प्रश्न है तो कमेंट करिएगा, उस पर मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, अब बात करते हैं वसीयत क्या होती है। व्हाट इज ए विल। वसीयत को अंग्रेजी में विल कहा जाता है। एक कानूनी दस्तावेज है जिसके द्वारा किसी संपत्ति की मालिक की मृत्यु के पश्चात उसके उत्तराधिकारियों के बीच संपत्ति का निर्धारण किया जाता है। कि जो वसीयत करता है उस व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात उसके जितने भी उत्तराधिकारी हैं उनमें ज़मीन का चल या अचल संपत्ति का बंटवारा किया जाता है। तो वसीयत किसी व्यक्ति द्वारा अपने जीवन काल में लिखी जाती है। वह किसी भी समय उसमें बदलाव कर सकता है, उसे निरस्त कर सकता है और जो भी व्यक्ति वसीयत बनवाकर उसको कानूनी तौर पर पंजीकृत करवाता है वही वसीयत आपकी वैध मानी जाती है। वही आपकी जो कि कानूनी तौर पर उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। ठीक है, यानी वसीयत की अगर हम बात करते हैं तो भारतीय अधिनियम 1952 की धारा 2 में बताया गया है, अगर वसीयत लिखने वाला चाहे तो वह व्यक्ति कभी भी अपनी वसीयत में बदलाव कर सकता है। ठीक है, यानी वसीयत क्यों की जाती है, वसीयत क्या होती है, आज सारा कुछ आप इस वीडियो में सीखेंगे। अब दूसरा प्रश्न आपके मन में ये उठता होगा कि वसीयत कौन कर सकता है। तो वसीयत हर वह व्यक्ति कर सकता है जो नाबालिग नहीं है, मानसिक रूप से स्वस्थ है। भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 के अनुसार वसीयत लिख सकता है। वसीयत वह प्रत्येक व्यक्ति कर सकता है जिसमें स्वयं अपने पूर्वजों से चल या अचल संपत्ति प्राप्त की है। इसमें वसीयतकर्ता का मानसिक व शारीरिक रूप से स्वस्थ होना अनिवार्य है। वसीयतकर्ता किसी भी समय अपने उसमें बदलाव कर सकता है, उसे निरस्त भी कर सकता है। इसके अलावा व्यक्ति कितनी बार भी वसीयत कर सकता है, इससे कोई प्रतिबंध नहीं है। यानी अगर वसीयत आप करना चाहते हैं तो आप स्वस्थ होने चाहिए, यानी आप मानसिक रूप से स्वस्थ होने चाहिए। दूसरा, आप नाबालिग नहीं होने चाहिए। ठीक है, आपकी उम्र 18 से ऊपर होनी चाहिए। तो अमूमन आपने देखा होगा वसीयत जो करते हैं लोग वो उनकी उम्र 50 प्लस होती है, क्योंकि उनके बाद न रहने के बाद जब उन्हें लगता है कि अब हम इस दुनिया में नहीं रहेंगे ज़्यादा दिन, तो वसीयत करते हैं अपने उत्तराधिकारियों को अपनी संपत्ति, चल संपत्ति का बंटवारा वसीयत के थ्रू करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वसीयत कैसे की जाती है। वसीयत का कोई फॉर्मेट नहीं होता है, यानी कोई आपका असल रिकॉर्ड नहीं होता है, या जैसे कि अगर हम बात करें एक फॉर्म होता है, ऐसे कुछ नहीं होता है। इसे आप एक कागज़ पेन पर भी ले सकते हैं। दूसरा, आप इसे स्टाम्प पेपर पे भी लिखवा सकते हैं। स्टाम्प पेपर पे अगर आप लिखवाते हैं तो निश्चित रूप से वो आपकी वैध मानी जाएगी और वो आपका जो कि रजिस्टर भी कराई जा सकती है। ठीक, आप वकील की मदद से इसे तैयार करा सकते हैं। व्यक्ति अपनी वसीयत स्टाम्प पेपर पर लिखवाकर उसे पंजीकृत करवा सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि एक पंजीकृत वसीयत कानूनी रूप से वैध मानी जाती है और अधिक प्रभावशाली होती है। वसीयत लिखते समय निम्न बातों को आपको ध्यान रखना होगा, जो मैं आगे आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। पहला, वसीयत बनाने से पहले यह अत्यंत आवश्यक हो जाता है कि व्यक्ति को उन सभी संपत्ति की सूची बना लेनी चाहिए जिसको वह स्वयं व अपने पूर्वजों से प्राप्त की है।
ये संपत्ति चल व अचल कोई भी हो सकती है। दूसरा, वसीयत बनाते समय आप उल्लेख कर सकते हैं कि आप उसे स्वतंत्र रूप से यानी इच्छा से आप उसे तैयार कर रहे हैं, किसी के प्रभाव से या दबाव से नहीं कर रहे हैं। वसीयत लिखने से पहले उन सभी वारिसों की एक सूची बना लीजिए जिससे आप अपनी संपत्ति का हिस्सा देना चाहते हैं। तो ये ज़रूरी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो आपको वसीयत बनाने से पहले आपको करनी है। वसीयत लिखने में संपत्ति की हिस्सेदारी का स्पष्ट होना बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि जिसको आप कितना हिस्सा देना है यह वसीयत में स्पष्ट व सटीक होना चाहिए, क्योंकि हिस्सेदारी को लेकर ही अधिकतम विवाद उत्पन्न होते हैं। यानी जो भी आपकी प्रॉपर्टी है, जो भी आपकी चल अचल संपत्ति है, किसको कितना हिस्सा देना है वो आपको उसमें पूरी तरह से प्रॉपर समझा देना है, बता देना है कि इस व्यक्ति को इस संपत्ति का इतना हिस्सा हम देने वाले हैं। वसीयत लिखे जाने के बाद उस वसीयत की गवाही के लिए 2 व्यक्तियों की आवश्यकता होती है, जिसमें 2 गवाह यह घोषणा करते हैं कि यह वसीयत वसीयतकर्ता के द्वारा स्वयं एवं ज्ञान एवं जानकारी के आधार पर लिखी गई है। ठीक है। वसीयत लिखने के बाद वसीयतनामे को रजिस्ट्री कार्यालय में पंजीकृत करवा लें, क्योंकि पंजीकृत वसीयत कानूनी तौर पर वैध या मान्य होती है। क्योंकि अगर आप पंजीकृत नहीं कराते हैं तो उसके बाद आपका बंटवारा जो है ज़मीन का या आपका चल अचल संपत्ति का अच्छे से हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि वहाँ पे कोई भी सरकारी रिकॉर्ड सरकार के पास नहीं रहेगा, तो उसमें कोई किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगी, तो वहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए आपको क्या करना है, पंजीकृत जरूर करवाना है। अब अगला प्रश्न है, वसीयत कितने प्रकार की होती है। वसीयत कितने प्रकार की हो, 2 प्रकार की होती है। एक होती है विशेषाधिकार युक्त वसीयत, एक होती है अनौपचारिक वसीयत होती है, जिसमें सिपाहियों, वायु सैनिकों एवं नौ सैनिकों द्वारा बनाया जाता है। यानी जितने भी सिपाही हैं, चाहे वो बॉर्डर पे जा रहे हैं, चाहे वो नौसेना में हो, चाहे आपका जल सेना में हो, चाहे वायु सेना में हो, उनके द्वारा वसीयत कराई जाती है। और ये वसीयत जब वो अपने ड्यूटी पीरियड पे जाते हैं तो उसी समय वो कर सकते हैं, क्योंकि सैनिकों की अगर वहाँ पे डेथ हो जाती है तो उन्हें उनकी चल अचल संपत्ति का बंटवारा कैसे होगा, वो वहाँ पे उसको एक विशेषाधिकार वसीयत के थ्रू कर सकते हैं। अन्य सभी साहसिक यात्राओं युद्ध में गए हुए होते हैं, अन्य सभी वसीयत को विशेषाधिकार रहित वसीयत कहा जाता है। विशेषाधिकार युक्त वसीयत को लिखित या मौखिक रूप से घोषणा कर सकते हैं। जो अपनी जान को जोखिम में डालने जा रहे हैं उन लोगों द्वारा अल्प समय में नोटिस तैयार करवाया जा सकता है। ठीक है। तो पहली कौन होती है, वो होती है विशेषाधिकार युक्त वसीयत। यह वसीयत थल सेना, जल सेना, वायु सेना के सैनिकों लिए होती है। विशेषाधिकार प्राप्त वसीयत व्यक्ति अपने मृत्यु से कुछ समय पहले लिख सकता है। ठीक है। अब एक होती है विशेषाधिकार रहित वसीयत। यह आम वसीयत होती है जिसमें कोई भी व्यक्ति अपनी चल अचल संपत्ति का बंटवारा के बारे में बता सकता है, अपने मृत्यु के पश्चात वो लागू मानी जाएगी। ठीक है। तो 2 प्रकार की आपकी वसीयत होती है। अब वसीयत कराना क्यों ज़रूरी है। वसीयत कराना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इससे जिसकी मृत्यु के बाद परिवार में संपत्ति के संबंध में किसी बात को लेकर कोई भी वाद उत्पन्न ना हो, तो महत्वपूर्ण ये चीज़ हो जाती है कि आपके न रहने पर आपकी ज़मीन का, आपकी चल अचल संपत्ति का बंटवारा अच्छे से हो जाए, सरकार के देख रेख में हो जाए। उस व्यक्ति की दशा में जिसकी कोई संतान या वारिस नहीं है, उसके अपने रिश्तेदार में से किसी व्यक्ति के नाम वसीयत नहीं की है, तो ऐसे में उसकी मृत्यु के बाद संपत्ति राज्य सरकार को चली जाती है। यदि वारिस है तो ऐसे में उसकी चल या अचल संपत्ति को वारिस के नाम हो जाती है। यानी अगर कोई व्यक्ति है, उसके पास कोई भी उत्तराधिकार नहीं है, उत्तराधिकारी नहीं है, तो वो संपत्ति अगर किसी के नाम उसने वसीयत नहीं की है, किसी रिश्तेदार के नाम नहीं की है, तो वो संपत्ति पूरी किसके नाम हो जाती है, सरकार के नाम हो जाती है, सरकार के अंडर में चली जाती है। यदि वसीयत बनाए बिना किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो ऐसे में उसकी संपत्ति के बंटवारे को लेकर कानूनी कार्रवाई करनी पड़ती है। यानी बंटवारा सही से नहीं हो पाता है और वहाँ पे विवाद होते हैं, फिर वहाँ पे कानूनी कार्रवाई होती है। यदि किसी व्यक्ति द्वारा संपत्ति को लेकर दीवानगी, न्यायालय में झूठा फर्जी वाद दायर कर संपत्ति पर अपना दावा किया है, तो ऐसे में
उस संपत्ति के मालिक द्वारा अपनी संपत्ति को अपनी संपत्ति साबित करने के लिए न्यायालय में उस वसीयत को साक्ष्य के रूप में दाखिल किया जा सकता है। ठीक, अगर कोई भी ज़मीन है, कोई भी प्रॉपर्टी है, वसीयत के बाद भी कोई भी व्यक्ति उस पर मुकदमा करता है, कोई भी केस दायर करता है, तो जो वसीयत आपने की है, वसीयत आपको, आपकी वसीयत जो पेश की जाती है न्यायालय में, जिससे उसमें जो भी चीज़ें प्रोवाइड रहती हैं, किसको कितना हिस्सा देना है, वो आपका वहाँ पे उसी तरह से बट जाता है। तो फ्रेंड्स, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब वसीयत पंजीकरण कैसे कराएं? वसीयत को तैयार करने के पश्चात उसे पंजीकृत कराना बहुत ही आवश्यक हो जाता है, क्योंकि पंजीकृत वसीयत ही कानूनी रूप से वैध मानी जाती है। इसमें आपको वसीयत की एक कानूनी प्रति मिल जाती है। जिसके अलावा वसीयत अगर किसी भी तरह से छेड़छाड़ होती है तो मूल वसीयत जमा की गई वसीयत की तुलना की जाती है। इसके अलावा यदि मूल वसीयत किसी वजह से नष्ट हो जाती है तो आप उसकी दूसरी प्रति रजिस्ट्रार कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, तो इस तरह से आप समझ गए होंगे। वसीयत कब तक वैध रहती है, इसकी अगर बात करते हैं तो यह बहुत ही कॉमन सा प्रश्न आता है लोगों का। वसीयत की वैधता की अगर हम बात करते हैं तो वसीयत कर्ता द्वारा की गई वसीयत मृत्यु के पश्चात लागू हो जाती है और ये अनंत काल तक वैध रहती है। यदि कोई भी वसीयत को चुनौती देना चाहता है तो वसीयत के लागू होने से के 12 वर्ष के भीतर उसे चुनौती दे सकता है। तो आशा करते हैं ये सारा कुछ आप सीख गए होंगे, समझ गए होंगे और वीडियो आपने पूरा देखा है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।